आज हम एक थ्रिलर फिल्म 15 कैमरा पे नजर डालेंगे। कहानी एक पुराने घर में घटित होती है, जिसके मालिक एक युवा जोड़ा कैम और स्काई हैं। वे हाल ही में अपने नए घर में चले गए हैं और कैम की भाभी कैरोलिन भी अस्थायी रूप से उनके साथ रहने आई है, क्योंकि उसका अपने पति के साथ तलाक चल रहा है। पहले ही दिन कैरोलिन को शक होता है कि ये घर मनहूस है, क्योंकि इसकी कीमत बाजार मूल्य से आधी है। दंपत्ति उसे बताते हैं कि पिछला मालिक एक मनोरोगी हत्यारा था, जिसके पास कई संपत्तियां थीं। हर घर में छिपे हुए कैमरे थे। वो इन घरों को किराए पर देता था और फिर हर दिन किराएदारों पर नजर रखता था। और जब सही समय होता था तो वो लोगों को बांधने या मारने के लिए अंदर घुस जाता था। ये सुनकर कैरोलिन चौंक गई और कहा, तो ये सच में एक मनहूस घर है और हर जगह कैमरे हैं। कोई यहाँ कैसे रह सकता है? कैम बताता है कि वास्तव में इस घर में कोई नहीं मरा और कोई कैमरा नहीं है। रियल एस्टेट एजेंट ने सब कुछ जांच लिया था। इसके अलावा वो आदमी मर चुका है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। शाम को तीनों ने मनोरोगी मकान मालिक के बारे में एक वृत्त चित्र देखा। कुछ देर देखने के बाद कैरोलिन की इसमें रुचि नहीं रही और वो नहाने चली गई। कैम को डर था कि वाटर हीटर काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए वो उसे जांचने के लिए पहली मंजिल पर स्टोर रूम में गया। जांच के दौरान उसे गलती से दीवार में एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। जब उसने उसे खोला तो उसे एक गुप्त कमरा मिला। कैम हैरान था। रियल एस्टेट एजेंट ने तो कहा था कि उसने सब कुछ बारीकी से जांचा है, फिर ये क्या है? कैम उत्सुकता से गुप्त कमरे में गया और उसे एक तिजोरी मिली। उसने कुछ नंबर आजमाए, लेकिन वो नहीं खुली। उसने बत्ती जलाई और देखा कि उसके सामने प्लास्टिक की चादर से ढकी कोई चीज है। वो गया और चादर हटा दी और वहां एक कंप्यूटर था। कैम ने उसे चालू करने की कोशिश की और अप्रत्याशित रूप से स्क्रीन पर घर के विभिन्न कोनों से निगरानी फुटेज दिखाई देने लगी। वो हैरान था। अचानक उसने अपनी भाभी को बाथरूम में जाते देखा। वो अनजाने में घूरता रहा और फिर उसने देखा कि वो अपने कपड़े उतार रही है। उसने घबराकर स्क्रीन बंद कर दी। उसने जो देखा था उससे वो उत्तेजित और असहज दोनों महसूस कर रहा था। गुप्त कमरे से बाहर आने के बाद वो घबराया हुआ था। कैरोलिन ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ है। जब उसने अपनी भाभी को चिंता से घूरते देखा तो कैम को दोषी महसूस हुआ और उसने सोचा कि उसे निगरानी के बारे में उसे बता देना चाहिए। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अचानक खिड़की के बाहर एक परछाई ने कैरोलिन को डरा दिया। तीनों जांच करने के लिए दरवाजे पर गए, लेकिन किसी को नहीं देखा। हालांकि उसकी भाभी अभी भी डरी हुई थी, इसलिए कैम ने निगरानी के बारे में उसे न बताने का फैसला किया। अगले दिन बाहर जाने से पहले कैम और कैरोलिन ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और कैम ने अपने अंदर कुछ हलचल महसूस की। इसलिए वो गुप्त कमरे में घुस गया, कंप्यूटर चालू किया और पिछली रात की निगरानी फुटेज को फिर से चलाया, जिसमें कैरोलिन को नहाते हुए दिखाया गया था। कैम का दिल इतनी तेजी से पहले कभी नहीं धड़का था। जैसे ही वो इसका आनंद ले रहा था, दीवार पर लगे स्वचालित एयर फ्रेशनर ने अचानक गैस छोड़ दी, जिससे वो चौंककर होश में आ गया। मैं ये क्या कर रहा हूं? कैम खुद को दोषी ठहराने लगा, खुद को जानवर से भी बदतर कहने लगा, लेकिन उसे इसका स्वाद मिल गया था और वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब वो संघर्ष कर रहा था तो उसे एक शानदार विचार आया। कैम ने किराएदारों की तलाश शुरू कर दी। बहुत से लोग घर देखने आए, लेकिन कैम किसी से भी संतुष्ट नहीं था, जब तक कि 2 कॉलेज की छात्राएं नहीं आईं। उन्हें देखते ही वो खुश हो गया और तुरंत उन्हें किराए पर घर देने के लिए राजी हो गया। हाँ, कैम की योजना ये थी कि अगर अपनी भाभी की जासूसी करना अनैतिक है, तो क्यों ना अजनबियों की जासूसी की जाए। हालांकि उसकी पत्नी स्काई इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी। उसने पाया कि उन दोनों लड़कियों का क्रेडिट रिकॉर्ड खराब है और उसे चिंता थी कि वो किराया समय पर नहीं देंगी। कैम ने कहा, जब हम स्नातक हुए थे तो हमारे पास भी पैसे नहीं थे और हमें एक दयालु मकान मालिक मिला था। अब जब हम मकान मालिक हैं तो क्या हमें उस दयालुता को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? इस भावनात्मक दलील के सामने स्काई कुछ नहीं कह सकी और उसे सहमत होना पड़ा। जिस दिन लड़कियां अपने सामान के साथ आईं, कैम ने उनकी बहुत मदद की और बाद में उनके लिए बारबेक्यू भी बनाया। जब स्काई घर लौटी और कैम को इतना मेहमान नवाज देखकर मन ही मन मुस्कुराई और सोचने लगी, हमारी शादी को कई साल हो गए, मैंने तुम्हें कभी खाना बनाते नहीं देखा, और अब जब ये युवा लड़कियां आई हैं तो तुम एक महान शेफ हो गए हो। स्काई एक शालीन महिला थी, इसलिए उसने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की, बस उनका अभिवादन किया और ऊपर चली गई। कैम जानता था कि उसकी पत्नी परेशान है, इसलिए वो उसे शांत करने के लिए उसके पीछे गया। स्काई ने उससे बहस नहीं की, बस उसे अपना आनंद लेने के लिए कहा और अपने काम में लग गई। अपनी पत्नी की परवाह करते हुए भी घर में 2 युवा महिला किराएदार होने के विचार से कैम मन ही मन खुश हो रहा था। हालांकि एक छोटी सी समस्या थी। कैम और स्काई दूसरी मंजिल पर रहते थे, जबकि लड़कियां पहली मंजिल पर थीं और गुप्त कमरा भी पहली मंजिल पर ही था।
इसलिए कैम को एक चोर की तरह खिड़की से चढ़कर पहले पहली मंजिल में घुसना पड़ता था और फिर गुप्त कमरे में जाना पड़ता था। ये सब मुश्किल था, लेकिन जब वो निगरानी स्क्रीन पर उन महिला किराएदारों को देखता था तो उसे लगता था कि ये सब सार्थक है। एक बार जब वो निगरानी देख रहा था तो कीबोर्ड पर एक मकड़ी आ गई। कैम ने उसे फूंक मारकर उड़ाने की कोशिश की, लेकिन धूल से उसे छींका गई। ठीक उसी समय एक लड़की स्टोर रूम के पास से गुजरी और उसने आवाज सुन ली। लड़की को स्टोर रूम के दरवाजे पर रुका देख कैम डर के मारे अपनी सांस रोककर बैठा रहा। भाग्य से लड़की ने सोचा कि उसने गलत सुना है और वो चली गई। ये जानकर के कमरे की दीवारें कितनी पतली हैं, कैम ने घर में किसी के न होने पर गुप्त कमरे को साउंड प्रूफ मटीरियल से भर दिया। अब चीखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, चिल्लाने पर भी बाहर कोई आवाज नहीं सुनाई देती। दूसरी तरफ उसकी पत्नी स्काई उस मनोरोगी मकान मालिक की डॉक्यूमेंट्री पर शोध कर रही थी। वो जितना देखती उतना ही उसे यकीन होता जा रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है और शायद वो मनोरोगी मकान मालिक अभी भी जिंदा है। डॉक्यूमेंट्री में कहा गया था कि भागने के दौरान मनोरोगी मकान मालिक की गाड़ी में आग लग गई थी और वो जलकर मर गया था, लेकिन पुलिस ने डीएनए के जरिए उसके पहचान की पुष्टि नहीं की थी। जो बात उसे और भी डरा रही थी वो ये थी कि एक सफेद वैन अक्सर उनके घर के आसपास दिखाई देती थी और मनोरोगी मकान मालिक भी एक सफेद वैन ही चलाता था। सुरक्षा के लिए स्काई ने मुख्य दरवाजे पर एक यूनानी कैमरा लगवा दिया। जब कैम को यह पता चला तो उसने स्काई से कहा कि वो ज्यादा न सोचे और कहा कि अगर मनोरोगी मकान मालिक जिंदा भी होता तो उसके पास यहां वापस आने का कोई कारण नहीं था। कैम को इस मामले को गंभीरता से न लेते देख स्काई थोड़ी निराश हो गई। कुछ समय बाद कैम की विकृत इच्छाएं और भी प्रबल हो गईं। एक दिन जब लड़कियां घर पर नहीं थीं तो कैम उनके कमरे में घुस गया और उनकी चीजों को देखने और छूने लगा, जिससे उसे एक अजीब सा थ्रिल महसूस हो रहा था। तभी अचानक एक लड़की वापस आ गई और उसने कैम को रंगे हाथों पकड़ लिया। कैम बुरी तरह घबरा गया और बहाना बनाया कि वो वाटर हीटर ठीक करने आया था, लेकिन लड़की उसकी बातों में नहीं आई और उसे डांटते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अंदर आने से पहले हमें बताना चाहिए था। क्या तुम जानते हो कि यह गैरकानूनी है? कैम बस माफी मांगता रहा और वहां से भाग निकला। शाम को स्काई को महिला किराएदार से शिकायत मिली कि कैम अक्सर उनके कमरे में घुस आता है। कैम ने सोचा, अब तो मैं फंस गया। उसने सफाई देते हुए कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। भाग्य से स्काई का पूरा ध्यान उस मनोरोगी मकान मालिक की कहानी पर था, इसलिए उसने इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया और बस कैम को ठीक से व्यवहार करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। अगले दिन दोनों लड़कियां कहीं घूमने चली गईं। हालांकि अब जासूसी करने के लिए कोई नहीं था, फिर भी कैम गुप्त कमरे में गया और निगरानी फुटेज देखने लगा। अपराध बोध से ग्रसित होकर उसने निर्णय लिया कि वो उस बात पर ध्यान देगा जिसकी उसके पत्नी को चिंता थी। और जब उसने फुटेज देखी तो उसे पता चला कि सच में एक सफेद वैन लगातार उनके घर के आसपास घूम रही थी और उस वैन वाले ने एक बार दरवाजे पर लगे कैमरे को लेजर पॉइंटर से बाधित करने की भी कोशिश की थी। क्या इसका मतलब यह था कि मनोरोगी मकान मालिक अभी भी जिंदा था और वापस आ गया था, या फिर यह सिर्फ किसी की शरारत थी? कैम इन सवालों में उलझा ही था कि उसने अचानक देखा कि स्काई घर के अंदर गुप्त कैमरे तलाश कर रही है। आखिरकार उसे बाथरूम में एक कैमरा मिला और उसने उसे उखाड़कर फेंक दिया। यह देखकर कैम का दिल टूट गया। उसने सबसे अच्छा एंगल वाला कैमरा क्यों तोड़ दिया? अब जब सबूत हाथ में था तो स्काई ने कहा कि वो पुलिस को बुलाएगी। कैम ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, कहते हुए कि यह जरूरी नहीं कि एक कैमरा ही हो, लेकिन स्काई अपनी बात पर अड़ी रही क्योंकि यह छोटी बात नहीं थी और पुलिस से घर की तलाशी लेना सबसे सुरक्षित था। तभी कैरोलिन घबराते हुए आई और कहने लगी कि उसके पति को पता चल गया है कि वो यहाँ छिपी है और वो आज रात उसे लेने आ रहा है और शायद वो उसके साथ हिंसा भी करे। अपनी भाभी को इतना चिंतित देखकर स्काई ने कैमरे की बात को वहीं छोड़ दिया और निर्णय लिया कि वो कैरोलिन को कुछ समय के लिए कहीं और ले जाएगी। जब तीनों घर से निकल गए तो कैम का भाई यानी कैरोलिन का पति सच में वहां धमका। घर में अंधेरा देखकर वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर बड़बड़ाने लगा। अचानक उसने दरवाजे पर एक हरे रंग की लेजर लाइट देखी। उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है और वो उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी किसी ने उसे एक ही झटके में गिरा दिया और घसीट कर ले गया। जब कैम घर लौटा तो उसने निगरानी फुटेज में देखा कि किसी ने उसके भाई पर हमला किया और उसे घसीट कर ले गया। वो डर के मारे पीछे हटा और ऐसा करते हुए वो दीवार पर लगे एयर फ्रेशनर से टकरा गया, जिससे उसका कवर निकलकर गिर गया। तभी उसे देखा कि उस एयर फ्रेशनर के अंदर भी एक कैमरा छिपा हुआ है। अब उसे समझ में आया कि जब वो दूसरों की जासूसी कर रहा था तब कोई उसकी भी जासूसी कर रहा था, और यह व्यक्ति उस मनोरोगी मकान मालिक के अलावा और कौन हो सकता था? मामला इतना गंभीर हो जाने के बाद कैम को अपनी पत्नी को सब कुछ पता कर पुलिस को बुला लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पहला कारण यह था कि उसे जासूसी करने की लत लग गई थी और दूसरा उसे डर था कि उसकी पिछली हरकतें सामने आ जाएंगी। तो अब क्या किया जाए? उसने अनुमान लगाया कि वो व्यक्ति शायद तिजोरी के अंदर रखी कोई चीज के लिए आया है, तो अगर वो उसे वो चीज दे दे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए उसने कैमरे के माध्यम से उस व्यक्ति को घर पर मिलने के लिए बुलाया। ये देखकर मैं पूछना चाहता हूं, भाई, क्या तुम्हें अपने भाई की जान की कोई चिंता है?
कुछ ही देर में मनोरो की मकान मालिक, जिसे हम सुविधा के लिए जैक कहेंगे, आ गया। मिलते ही कैम ने अपना फोन दिखाया, मानो कह रहा हो कि अगर जैक ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो तुरंत पुलिस को बुला लेगा। फिर उसने कहा कि जैक अपनी मनचाही चीज ले जा सकता है और वो ऐसे व्यवहार करेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, और सारी निगरानी रिकॉर्डिंग भी मिटा देगा। इस तरह वो दोनों गुप्त कमरे में गए। जैक ने तिजोरी खोली और उसमें से चाबियों का एक बड़ा गुच्छा निकाल लिया। कैम ने कहा, अब तुम्हें वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। अब से हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। जैक ने सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल एक महिला किराएदार वापस आ गई। जैक तुरंत घबरा गया और उसके मन में उसे मारने का ख्याल आया। कैम ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, शांत हो जाओ भाई, इसे मैं संभाल लूंगा। कैम बाहर आया और उस लड़की को वहां से जाने के लिए मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की ने उसे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम घटिया इंसान, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। वो उस पर बुरी तरह बरस पड़ी। कैम एक तरफ उसकी डांट सुन रहा था और दूसरी तरफ उसे मिन्नत मांग रहा था कि वो तुरंत चली जाने की भीख मांगता रहा, लेकिन वो लड़की उसकी अजीब हरकतों को कैसे समझती। उसने कहा कि पहले वो सब कुछ समझाए। कैम सोच ही रहा था कि वो कैसे उसे बताए कि कमरे में एक हत्यारा है। तभी जैक हाथ में हथौड़ा लिए बाहर आया और दोनों को मारकर गिरा दिया। कुछ घंटों बाद जब कैम की आंख खुली तो उसने खुद को गुप्त कमरे में एक कुर्सी से कसकर बंधा हुआ पाया। वो उठ भी नहीं सकता था। निगरानी फुटेज के माध्यम से उसने देखा कि जैक अभी भी घर में ही था और वो लड़की भी लिविंग रूम में बंधी हुई थी, लेकिन उसके पैर आजाद थे। लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसे शांत ना होता देख जैक ने उसके सिर पर कुछ और वार किए और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये देखकर कैम के होश उड़ गए। ये मनोरोगी मकान मालिक बहुत ही क्रूर था। उसे समझ आ गया कि अब वो बड़ी मुसीबत में है। उसे पछतावा हुआ कि काश उसने पुलिस को बुला लिया होता। कुछ ही देर में कैम ने स्काई को गाड़ी से घर आते देखा। कैम घबरा गया। वो अपनी पत्नी को चेतावनी देना चाहता था, लेकिन उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी और उसने खुद ही इस गुप्त कमरे को इतना साउंड प्रूफ बनाया था कि उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। इसलिए वो केवल अपनी पत्नी को खतरे की ओर बढ़ते हुए देख सकता था। स्काई घर लौटी और जब उसे कैम कहीं नहीं मिला तो उसे शक हुआ कि वो पहली मंजिल पर कुछ गलत कर रहा है। वो सीढ़ियों पर खड़ी होकर सोच रही थी कि क्या उसे नीचे जाकर कैम को ढूंढना चाहिए। तभी उसे कुछ जलने की गंध आई। उसे याद आया कि उसने चूल्हे पर बर्तन चढ़ाया था। वो जल्दी से गई और आग बंद कर दी। फिर उसने हवा के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि दरवाजे के फ्रेम में कीलें ठोकी हुई थीं, जिससे दरवाज़ा जाम हो गया था। स्काई तुरंत घबरा गई। वो जानती थी कि ये उस मनोरोगी मकान मालिक का काम करने का तरीका था। पुलिस को बुलाने से पहले उसने अपनी रक्षा के लिए एक चाकू उठाने का सोचा। जैसे ही उसने चाकू हाथ में लिया, जैक ने अचानक उस पर हमला कर दिया। वे दोनों मेज पर गिर पड़े और चाकू भी गिर गया। जैक ने स्काई के सिर पर हथौड़े से वार करने की कोशिश की, लेकिन स्काई किसी तरह बच गई। वे लड़ते रहे, लेकिन स्काई उसका मुकाबला नहीं कर सकी और आखिरकार जैक ने उसे बांध दिया। जैक स्काई को गुप्त कमरे में ले जाने की तैयारी कर रहा था। उसने दीवार से कीले निकालने के लिए एक ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया और बंद दरवाजे को खोल दिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके सिर पर एक जोरदार चोट पड़ी। दरअसल कैरोलिन वापस आ गई थी और उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो गई थी। उसने बेसबॉल के बल्ले से जैक को इतनी जोर से मारा कि वो पीछे हटता चला गया। अंदर आने के बाद उसने स्काई को बंधा हुआ देखा और उसकी चिंता में एक पल के लिए रुक गई। बस इसी एक पल की चूक का फायदा उठाकर जैक ने ड्रिल मशीन उसकी पेट में घुसा दी। कैरोलिन के छटपटाने से दोनों जमीन पर गिर पड़े और ड्रिल भी हाथ से छूट गई। फिर जैक ने अपनी बाहों से कैरोलिन का गला घोंटना शुरू कर दिया। उसी समय स्काई ने जमीन पर पड़ा एक पेंच उठाया और उससे अपनी रस्सियां काट दीं। तब तक कैरोलिन शांत हो चुकी थी। स्काई ने अपने दुख को शक्ति में बदला और हाँफते हुए जैक पर झपटा मारा, उसे जमीन पर गिरा दिया, फिर ड्रिल उठाकर सीधे उसकी आंख में घुसा दी। खून के फव्वारे के साथ वो मनोरोगी मकान मालिक हमेशा के लिए मर गया। बाद में कैरोलिन को अस्पताल ले जाया गया और उसकी जान बच गई। स्काई इस घटना में जीवित बची। एक टेलीविजन कार्यक्रम में साक्षात्कार के लिए गई। उसने मेजबान को बताया कि वो खुश है कि वो और कैरोलिन जीवित बच गईं, लेकिन उसे इस बात का दुख है कि उसका पति कैम अभी भी लापता है। उसे क्या पता था कि कैम उस गुप्त कमरे में बंद था और वहीं निगरानी कैमरों के सामने घुट-घुट कर मर गया। ये कहा जा सकता है कि उसने जो जाल दूसरों के लिए बिछाया था, वो अंत में उसी में फंस गया।